दिसंबर 2021 इसी पर चर्चा हो रही थी हमने, और इसके पहले भाग को हमने कंप्लीट कर लिया था कल। आज हम भाग 2 पर चर्चा करेंगे। दिसंबर 2022 निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? अनुपम रहे वह व्यक्तित्व है जिन्हें हमने दिसंबर 2022 में यूएन के अंतर्गत निशस्त्रीकरण पर जो सम्मेलन है यूएन की एक इकाई के रूप में, वहाँ पर हमने भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। डॉक्टर अनुपम रे अपॉइंटेड इंडियाज एम्बेसडर टू यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ठीक है, इस बात को, इस इमेज को ध्यान दीजिएगा, आपको याद रहे इसलिए मामले में मैंने अधिकांश जो पेपर्स हैं जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ से चीज़ें ली है। गवर्नमेंट साइट से या प्रधानमंत्री कार्यालय है, रक्षा मंत्रालय है, पीआईबी है ना, यूनिवार्ता है, यहाँ काफ़ी कुछ खोज करने के बाद इमेजेस और मैटर एकत्रित किया है मैंने, वो आपके काम का है जो कि ऑथेंटिक सोर्स पे है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 2021 में ये काफ़ी चर्चा में रहा है। एनडीबी का नया चौथा सदस्य कौन सा देश बना है? दिसंबर 2021 की ये घटना है। एनडीबी का चौथा सदस्य देश कौन सा बना है? मिस्र, बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 ऑप्शंस हैं। जी बिल्कुल सही बात है, आंसर है मिस्र। एनडीबी का जो चतुर्थ नया देश बना है, एनडीबी का एक पार्ट, वह आपके सामने है, वो है मिस्र। ब्रिक्स बैंक एनडीबी, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उनका एक डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसमें मिस्र जो है वो चौथा सदस्य बना है। इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे ये शामिल हो चुके हैं। ब्रिक्स देशों के बाहर से जो कुछ सदस्य हमने लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक है हमारा पहला सदस्य आएगा बांग्लादेश जो से बाहर से, फिर है यूएई, और तीसरा है उरुग्वे, और चौथा है मिस्र। प्रश्न इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि एनडीबी के सदस्य देशों में कौन शामिल नहीं है, तो इन 4 नामों में से 3 नाम दे देंगे और एक नाम उस देश का देंगे जो कि ब्रिक्स कंट्रीज का है। ठीक है, या फिर प्रश्न इस तरह से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एनडीबी का सदस्य है। ठीक है, तो 3 अदर नाम देंगे, एक नाम इधर से आएगा। तो इस तरह से अगर आप इसको चीज़ को फेस करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा। जो डिटेल्स है वो इस तरह की है। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। इससे पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे 2021 सितंबर में डेवलपमेंट है ये 3 देश शामिल हुए थे, और दिसंबर में चौथा ये शामिल हुआ है हमारा मिस्र। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिणी अफ्रीका द्वारा, ये ब्रिक्स कंट्री से इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है। फाउंडर मेंबर्स हैं, उसके अलावा 4 अन्य को शामिल किया। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, ध्यान दीजिएगा। जी आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 होना चाहिए, यहाँ पर गलती से 22 आ गया है। पुस्तक महत्वपूर्ण है, महीना महत्वपूर्ण नहीं है। पुस्तक का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। हाँ जी, पुस्तक का नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसके लेखक कौन है? नमिता गोखले। बहुत बढ़िया, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये जो पुस्तक है इसके लेखक है नमिता गोखले। सही बात है। चलिए, इसको भूलिएगा मत, ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नमिता गोखले की नई किताब को देहरादून में विमोचित किया गया। ठीक है, प्रख्यात लेखिका व साहित्यकार नमिता गोखले, इनका कार्यक्षेत्र भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो दादाजी दिख रहे हैं आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये है रस्किन बॉन्ड। इनकी बहुत सारी रचनाएं एमपीपीएससी पहले पूछ चुका है। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड भी यहाँ उपस्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण लेखिका है, ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं। ठीक, 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। आज का पहला प्रश्न जिसमें मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला नाम, अ बर्निंग नामक उपन्यास चर्चा में रहा है दिसंबर 2021 में। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, दिसंबर 2021 में अ बर्निंग नामक उपन्यास चर्चा में रहा है। 4 ऑप्शन है, मेधा मजुमदार, गौरव चक्रवर्ती, सृष्टि सोनी और शारदा गरद। आंसर है मेधा मजुमदार। बहुत बढ़िया, आज तो अपने तबाही फैला रखी है। 4 के 4 प्रश्न किए मैंने और चारों के आंसर एकदम सही दिए। ठीक, मज़ेदार बात है कि इस बच्ची का ये
बड़ा ही चर्चित उपन्यास रहा इस बार मेघा मजुमदार का। और आप देखेंगे बिल्कुल एक यंग एज की बच्ची है जिन्हें 2021 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है 2021 का। इसी श्रेणी में आज से 4 साल पहले नीलोत्पल मलाल को उनकी पुस्तक डॉर हॉर्स के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था। और नीलोत्पल मलाल मेरे साथ ही दिल्ली में IAS की प्रिपरेशन कर चुके हैं। बड़े गर्व की बात होती है जब कभी ऐसा कुछ होता है। तो मेधा मजुमदार को वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी युवा लेखक का पुरस्कार दिया गया है उनके उपन्यास और बर्निंग के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 और 2021-22 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया गया है, जिसमें एक नाम इनका भी है बर्निंग के लिए। इसके बाद में ध्यान दीजिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। आप चाहें तो इसको देखिएगा, चाहें तो ना देखिएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर इसके बाद में एक नाम है बाल साहित्य पुरस्कार 2021, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2021, ठीक है। इसमें बस एक बात ध्यान दीजिएगा, अनीता वच्छरजानी ये लेखिका हैं। इन्होंने अमृता शेरगिल, रिबेल विद द पेंट ब्रश, ये जो राइटर है, ये जो रचना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी लेखक देवेंद्र मेवाड़ी, इन्होंने एक नाटक लिखा है नाटक में विज्ञान, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। और ये जो कुछ भी है ये सब कुछ चल रहा है बाल साहित्य के संदर्भ में, ठीक है। कुछ सालों से बाल साहित्य पर लगातार चर्चा हो रही है। एक ऐसा एरिया है जो कि अभी तक चर्चा में नहीं रहा है। अब समय आ गया है कि बाल साहित्य को महत्व दिया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में नीतीश कुमार चर्चा में रहे। हाँ जी, एक नीतीश कुमार तो बिहार से संबंधित है, पॉलिटिशियन से, वो पता है, पर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये कोई दूसरे नीतीश कुमार है। बिल्कुल सही बात है, आंसर सही है आपके। जो नीतीश कुमार जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो भारत के बैडमिंटन प्लेयर है। और मज़ेदार बात है कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर है नीतीश कुमार जी, ठीक है। अभी हाल ही में 2021 में भुवनेश्वर में जो चौथी पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई उसमें इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। ये हैं आपके सामने नीतीश कुमार, पैरा बैडमिंटन प्लेयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर के महीने में ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 लाया गया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 लाया गया। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा बड़ा राज्य रहा है? इसमें बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित राज्य, इस तरह की बात हुई है। इसमें टॉप करने वाला राज्य कौन सा है, प्रश्न यही है बस जी। गुजरात इस इंडेक्स में टॉप करके गया है, मध्य प्रदेश नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 25 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें गुजरात टॉप करके गया है, ठीक। इसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर दिल्ली है, ठीक। दिल्ली जो है उसने यूटी में टॉप किया है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये 2 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं, फिर भी कम से कम इसको 5 स्टार दीजिएगा आप। चलिए, 25 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक तानसेन समारोह आयोजित किया गया। आपको पता है कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मुद्दा केवल इतना है कि दिसंबर 2021 में ये जो तानसेन समारोह हुआ था, ये किस क्रम का समारोह था? ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप MPPSC में देखेंगे तो ये जो क्रम है ये पूछे जाने के कई प्रश्न रहे हैं। तो ये 95 है, 96 है, 97 है, 98वां है, कौन से क्रम का है ये ध्यान रखना है जी। इस बार अगर आप ध्यान देंगे तो ये 97वां नंबर, 97वें क्रम का तानसेन समारोह है ये, ठीक। 25 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ है, ग्वालियर में होता है, आपको पता है तानसेन समारोह, ठीक। इसके बाद में दिसंबर 2021 में आपको दिखाई देंगे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम अंतरिक्ष के क्षेत्र में, वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये काफ़ी चर्चा में रहा, इसका प्रक्षेपण भी हुआ है दिसंबर के महीने में। आप मुझे बताएं कि यह जो प्रक्षेपण करता एजेंसी है वो कौन सी है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा है, इसरो है, या फिर रूसी स्पेस एजेंसी है जी। जेम्स वेब, पहली बात तो ये कि ये टेलीस्कोप है, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं, चर्चा में भी रहा है। और दिसंबर 2021 माह में जेम्स वेब स्पेस
टेलीस्कोप को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा तैयार किया गया, किंतु इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है वो है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रक्षेपण केंद्र कैरो स्थित फ्रेंच गुयाना स्पेस स्टेशन से। तो ध्यान दीजिएगा, तैयार किया है नासा ने ही, यही जेम्स वेब टेलीस्कोप है और इसका प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू से किया गया है। ठीक, क्यों किया गया है? उसका उत्तर है कि इसकी जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नासा हर बार चर्चा में रहता है। अभी मेरे लिए आपके सामने जो प्रश्न है वो ये है कि नासा का प्रमुख प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो वहाँ पर आंसर मिलेगा आपको बिल लेंसल। भूलिएगा मत, कभी खुदा ना खास्ता इस तरह से प्रश्न बने तो कर दीजिएगा। और नासा का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो वाशिंगटन डीसी बता दीजिएगा। आप जानते ही हैं कि नासा का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1 अक्टूबर 1958 को इस्टेब्लिश हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय के लिए 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। जी, अब मुद्दा केवल ये है कि ये जो व्यक्तित्व हैं अनिल प्रकाश जोशी, इनका कार्यक्षेत्र क्या है? जी, 4 आंसर आपके सामने। पहला ऑप्शन है पर्यावरण कार्यकर्ता, दूसरा है प्रसिद्ध लेखक, तीसरा है प्रसिद्ध चिकित्सक और चौथा है प्रसिद्ध समाजशास्त्री। जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल सही बात है, ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जोशी एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है और इन्हें पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्डी हैं ये, फाउंडर ऑफ HESCO ये इनकी संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाहत सिंह चर्चा में रही। अनाहत सिंह जो है वो प्रसिद्ध स्क्वैश खिलाड़ी हैं हमारी। देखिए, स्क्वैश एक नया गेम तो नहीं कहूँगा, परंतु बहुत सीमित लोगों तक है अभी तक ये गेम, और अच्छा खेल है। पाकिस्तान का काफ़ी नाम है इसका वर्ल्ड लेवल पे, परंतु भारतीय प्लेयर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अनाहत सिंह चर्चा में रहे क्योंकि इन्होंने स्क्वैश खेल विधा से संबंधित होते हुए US में एक टूर्नामेंट हुआ था, US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। ये जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट था, वहाँ पर इन्होंने खिताब जीता है। तो ये नाम अगर पूछ लिया जाए, भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने प्रतिष्ठित जूनियर अमेरिकन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट को खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा काम करने वाली ये भारत की पहली बच्ची है। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दिसंबर महीने में रिचर्ड रोजर्स चर्चा में रहे। जी, अगर आपसे पूछें कि रिचर्ड रोजर्स का कार्यक्षेत्र क्या है तो आप आंसर क्या बताएंगे? वास्तुकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और प्रसिद्ध खिलाड़ी। प्रित्जकर पुरस्कार विजेता ब्रिटिश इतालवी वास्तुकार रिचर्ड रोजर्स को लंदन में यूनाइटेड किंगडम में उनके आवास पर निधन हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये जो पुरस्कार है प्रित्जकर पुरस्कार, ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, जो कि उन्हें 2007 में दिया गया था। ठीक, इसके अलावा कई अन्य अवार्ड भी उन्हें मिले हैं। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो कार्यक्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, अगला पुरस्कार एम्मा रादुकानु। एम्मा रादुकानु को चर्चा में रही दिसंबर 2021 में, और इन्हें BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि एम्मा रादुकानु किस खेल से संबंधित है? जी, आज के सेगमेंट का दूसरा प्रश्न जिस पे मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि स्पोर्ट्स में अगर 5 से 7 प्रश्न आने हैं तो 7 में से 4 प्रश्न आपको करंट इवेंट से जुड़ के ही आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी का सेगमेंट है वो 3 पार्ट में या 3 क्वेश्चंस में ही है। स्टैटिक पार्ट का जो वेटेज है वो 30-40% है, बाकी 60% वेटेज इसी तरह से आना है आपको। वो हम लोग साथ साथ कर ही रहे हैं कंप्लीट, है ना। और रिवीजन क्लासेस में कोशिश करूँगा कि स्पोर्ट्स के लिए एक अलग सेगमेंट पे चर्चा हो पूरी तरह से। एम्मा रादुकानु को BBC स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला और ये प्रसिद्ध लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिटिश हैं, अर्थात ब्रिटेन के रहने वाली है। और एम्मा रादुकानु BBC पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021। ठीक, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 टेनिस स्टार एम्मा रादुकानु को मिला सम्मान। ठीक है, ये जो इमेजेस वगैरह हैं इसको आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो इससे आपको याद रखने में ज़्यादा सावधानी मिलेगी, ये ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। ध्यान दीजिएगा। 2021 के महामहिम कॉल नेहमर
चर्चा में रहे, इनको किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया है? जी, कॉल नेहमर किस देश के चांसलर नियुक्त हुए हैं? अभी प्रधानमंत्री जी की एक विदेश यात्रा हुई है, यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की संभावना है, तो जो मई वाला सेगमेंट है वहाँ पर मैं उसको करवाऊँगा आपको, है ना। तो विदेश में स्थित जो प्रमुख लोग हैं या उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे कि चांसलर वगैरह हैं, राष्ट्रपति हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, या तो हमारे आस पड़ोस से पूछते हैं या फिर वैश्विक स्तर पर पूछते हैं, या फिर हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अगर कोई यात्रा कर रहे होते हैं तब वो पूछ लेते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरा फोकस करके उस पर काम कर रहे हैं ना। दिसंबर 2021 कॉल नेहमर को किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया? आंसर है ऑस्ट्रिया। कॉल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर नियुक्त हुए। दिसंबर 2021 माह में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन ने कॉल नेहमर को नए ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ दिलवाई। बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने अलेक्जेंडर शेलमर्ग का स्थान लिया है। ऑस्ट्रिया के बारे में बेसिक जानकारी, इनकी राजधानी वियना है, मुद्रा यूरो चल रही है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन, जिन्होंने चांसलर पद की शपथ दिलाई। ठीक, चलिए अगला। दिसंबर 2021 माह में किदाम्बी श्रीकांत जी, बहुत बढ़िया, किदाम्बी श्रीकांत जुड़े हुए हैं बैडमिंटन के खेल से। दिसंबर 2021 माह में किदाम्बी श्रीकांत ने स्पेन के हुएल्वा में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है। विश्व बैडमिंटन फेडरेशन के तत्वाधान में जो बैडमिंटन का चैंपियनशिप हुआ, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर बैडमिंटन, किदाम्बी श्रीकांत ने हारकर भी इतिहास रचा, सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने। ठीक है, हराया किसने है इनको? फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लोहा किन येव, या कहीं कहीं लिखा है लोह किन येव। ठीक, इन्होंने इनको हराया किदाम्बी श्रीकांत ने। कोई बात नहीं, अगर इनको हरा देते तो मामला बन जाता। ठीक भैया, तो सिल्वर जीतने वाले भी किदाम्बी श्रीकांत पहले भारतीय बन गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। किदाम्बी श्रीकांत, इतना काम हो जाएगा। अब यहाँ पर BWF पर बात कर लेते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934, ये तारीख एक बार पूछी गई है UPPCS में। इसका जो मुख्यालय है वो MPPSC में पूछा गया है, व्यापम में 3 से 4 बार पूछा गया है, नहीं पूछा गया है अध्यक्ष। और मैं अगर एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा होता या फिर एग्जामिनर सेटर होता, एग्जाम पेपर सेट कर रहा होता, तो मैं ना किदाम्बी श्रीकांत पूछता, ना उसका अध्यक्ष पूछता। मैं पूछता कि बताओ पॉल एरिक होयर लॉर्सन किस प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष हैं? तो आपको BWF बताना था, और उससे पहले आपको बताना पड़ेगा भैया है कौन ये। डेनमार्क के एक व्यक्ति हैं पॉल एरिक होयर, और ये अध्यक्ष पद पर हैं, और उपाध्यक्ष हैं इथियोपिया की डेगवेट बरहन है। इनको नहीं पूछेंगे, नाम ये ध्यान रखिएगा, पॉल एरिक होयर लॉर्सन, डेनमार्क, BWF के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, दिसंबर 21 की घटना है। जेरेमी लालरिनुंगा, अंचिता शुली, अजय सिंह, पूर्णिमा पांडे, ये एक साथ चर्चा में रहे। क्या कर दिया भाई इन्होंने ऐसा, बताइए किस खेल से संबंधित है? ये जाके पीट आए किसी को कि कुछ वजन उठा लिया, भाला फेंक दिया कि गोला फेंक दिया, क्या फेंका इन्होंने? हाँ जी, भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है, बिल्कुल सही बात। घटना क्या है? दिसंबर 2021 माह में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, ताशकंद समझौता हुआ था, ध्यान दीजिएगा। जब ताशकंद समझौता हुआ था 1965 में, 1965 के युद्ध के बाद में भारत पाकिस्तान के बीच में, तब ताशकंद USSR में हुआ करता था। तो आज कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। यहाँ पर राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई। भारत ने इसमें 4 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक जीते हैं। पदक विजेताओं की सूची ये है। तो इसमें 4 स्वर्ण पदक जिसने जीते हैं, 67 किलोग्राम पुरुष वर्ग में जेरेमी लालरिनुंगा ने, फिर दूसरा नाम है अंचिता शुली, तीसरा नाम है अजय सिंह, और चौथा नाम है पूर्णिमा पांडे। अंचिता शुली पुरुष है, ध्यान रखना, है ना। पूर्णिमा तो महिला है, कभी कभी गफलत हो जाती है। इसके बाद में रजत पदक विजेताओं की सूची आपके सामने है। उसके बाद कांस्य पदक जिन जिनको मिला है, कुल 16 है। हमें केवल 4 स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं के नाम आपके सामने दे दिए।
हाँ जी, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु भी वहीं हुई थी ताशकंद में, और ये माना जाता है कि शायद उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। खैर जो भी है, दिसंबर 2021 माह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे, एक जो नया प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का, उसकी आधारशिला रखी। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यह जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से शुरू किया गया? जी आंसर करें आप लोग। बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। दिसंबर 2021 माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। ठीक, पूरा होने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक ठीक भैया, गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। दिसंबर 2021 माह में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको आप बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO, द्वारा परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल, अर्थात ऐसी मिसाइल जो कि परमाणु बम को कैरी करने में सक्षम है, अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। प्रश्न बस ये बताइए कि DRDO के प्रमुख कौन है? दिसंबर 2021 की स्थिति पूछ रहे हैं जी। आंसर है G सतीश रेड्डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अग्नि प्राइम दिसंबर 2021 की स्थिति में डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ये पता ही है आपको। चलिए, दिसंबर 2021 माह में अवनी लेखरा या लेखारा चर्चा में रही। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? कई बार नाम आ गया है, आप समझिए कितना महत्वपूर्ण नाम है ये। हाँ जी, आंसर भी आपको पता है। अवनी लेखरा एक प्रसिद्ध निशानेबाज है, ये जानते हैं। भारत की प्रसिद्ध पैरा ओलंपिक निशानेबाज अवनी लेखरा ने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। आज का चौथा प्रश्न, जिस पे मैं तीसरा प्रश्न इसमें 5 स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अवनी लेखरा भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने व्यक्तिगत खेलों की श्रेणी में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते। अवनी लेखरा ने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा, पैरा ओलंपिक खेलों में रिकॉर्ड भी बनाया, 2 पदक जीत चुकी है। और डिटेल आपको इसके सामने दे रखी है मैंने। दिसंबर 2021 की स्थिति, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जी 4 नाम है, आंसर पता ही है आपको। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जी आंसर है MS नरवणे। एक घटनाक्रम जो आपको ध्यान है वो था 8 दिसंबर 2021 को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का निधन हो गया था, जो हमारे थल सेना अध्यक्ष भी थे। तो थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले पहले व्यक्ति थे जनरल विपिन रावत। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यह प्रश्न लिखा हुआ है आपके पेपर में। उसके बाद में हुआ क्या है कि जब वो चले गए तो सरकार ने इससे पहले की जो स्थिति थी, स्थिति क्या होती थी? थल सेना अध्यक्ष होते थे, वायुसेना अध्यक्ष होते थे और नौसेना अध्यक्ष होते थे, ये स्थिति बनती थी, है ना। तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना अध्यक्ष, इनमें जो वरिष्ठ होता था, जिनकी उम्र ज़्यादा होती थी, उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाता था एज ए कोऑर्डिनेशन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बाद में सृजित किया गया और उसमें हमारे जो विपिन रावत हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया, परंतु तुरंत ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर किसी अन्य को उन्होंने नहीं बैठाया। उन्होंने तुरंत ही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की पुरानी जो व्यवस्था थी उसको लागू किया और हमारे उस समय के थल सेना अध्यक्ष MS नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया दिसंबर में। MM नरवणे है, बिल्कुल सही बात है। मनोज मुकुंद नरवणे, बिल्कुल बात है, सही बात है। ये MS लिखा है, ये MM होना चाहिए था, सही बात है। तो मुद्दा है, उसको समझ लीजिए। दिसंबर 2021 की स्थिति में चीफ ऑफ स्टाफ MM नरवणे, थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे, वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी और नौसेना अध्यक्ष R हरिकुमार, इनमें चेंज हुए हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक, आगे बढ़ो। अच्छा, इधर बात करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम जनरल MM नरवणे, सैटरडे, ठीक है। अभी जो इधर आएंगे आप देखेंगे, जनरल मनोज पांडे टेक्स चार्ज द आर्मी चीफ CDS सस्पेंस लेंजर्स। अब यहाँ पर देखेंगे तो मनोज कुमार पांडे आ गए हैं नरवणे की जगह, ये एक नया डेवलपमेंट है। तो साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, आर्मी स्टाफ में
अब मनोज पांडे जी आ गए। बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपको जो स्थिति बता रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है दिसंबर 2021 की स्थिति, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर क्या बता रहे हैं। 2021 की स्थिति में थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे थे, अब मनोज कुमार पांडे जी आ गए। ठीक, चलिए। दिसंबर 2021 में सिमोन बेलेस को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न जिसको मैं 3 स्टार बता रहा हूँ आपके सामने जी, हमें बस ये बताना है कि ये जो एथलीट है सिमोन बेलेस, ये किस देश की खिलाड़ी है। ठीक, ध्यान दीजिए। दिसंबर 2021 में सिमोन बेलेस टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 के लिए एक एथलीट चुनी गई। ठीक, ये अमेरिका देश की नागरिक रही है। टोक्यो ओलंपिक के 1 महीने बाद बेलेस ने US जिम्नास्टिक्स के 3 पूर्व डॉक्टर लेरी नॉसन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी चर्चा में रही है, इसीलिए मैंने आपके सामने 3 स्टार लगाया है। ये काफ़ी चर्चा में रही। ठीक भाई, आगे बढ़े। सिमोन बाइल्स बनी टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की एथलीट, टोक्यो ओलंपिक में हुई थी द ट्विस्टीज की शिकार। ये टर्म जो है उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। सिमोन बाइल्स, इन्होंने क्या किया था, द ट्विस्टीज, ये टर्म उस स्थिति के लिए प्रयोग की जाती है जिस स्थिति में कोई खिलाड़ी अपने मानसिक थकावट, देखिए शारीरिक थकावट तो अपनी जगह होती है, एक मानसिक थकावट के कारण कंफर्ट फील नहीं कर पाता और अपने आप को वो बैक कर लेता है। तो इन्होंने यही किया था, मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अपने आप को 4 प्रतिस्पर्धाओं से बाहर कर लिया था। तो उस दौरान भी चर्चा में रही, उसके बाद में फिर इन्होंने जो आरोप लगाए उनके कारण भी ये चर्चा में रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 21 की स्थिति में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये घटना घटी है दिसंबर 2021 में। देखिए, वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क ये बहुत सारे होते हैं, हर साल पूछे भी जाते हैं। ये संख्या अगर आप गिनने जाएंगे तो ये सैकड़ों में आएगी और याद भी नहीं रख सकते। परंतु एक ही ट्रिक है इनकी कि जो भी वन्यजीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क है या किसी का नाम कहीं आया है, अगर आप उनको पिक करना शुरू कर देते हैं तो आपके 90% चांसेस ये है कि पेपर में जो पूछा जाता है वो क्लिक कर लेंगे। यूं ही उठा के कुछ भी नहीं पूछा जाता, ये ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए फिर से, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा, सिक्किम बता रहा है ये आंसर, पर ये आंसर होना चाहिए उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक, इसका जो मैप अवेलेबल था वो मैंने दिया है, इससे बेहतर मैप मेरे पास नहीं मिल पाया था और मैं कोशिश करूंगा अगर मिल पाया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में मस्क डियर, या इसको मस्क डियर पार्क भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मस्क डियर के लिए फेमस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ये तो पता ही है आप लोगों को, ये आंसर है एलन मस्क। ठीक, शायद रिपीट भी हो गया, कोई बात नहीं। टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO है एलन मस्क। एक प्रश्न बना हुआ रखा है एलन मस्क पे इस बार, है ना। ठीक, दिसंबर की घटना है, श्री वेनेला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया। श्री वेनेला सीताराम शास्त्री का कार्यक्षेत्र क्या था जी, बताएं। श्री वेनेला सीताराम शास्त्री, सही बात है, ये प्रसिद्ध गीत राइटर हुए हैं। दिसंबर में इनका निधन हो गया। महत्वपूर्ण बात है कि इनको श्रद्धांजलि खुद नरेंद्र मोदी ने दी है, पद्मश्री ऑलरेडी मिल चुका है इनको। और एक ट्वीट आया था, प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म गीतकार श्री वेनेला सीताराम शास्त्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्विटर पे उनका अकाउंट था और वहीं पर यह आया है। क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने, उत्कृष्ट श्री वेनेला सीताराम शास्त्री के निधन से मैं दुखी हूँ। उनकी कई रचनाओं में उनकी काव्य प्रतिभा और बहुमुखी प्रतिभा देखी जा सकती है। उन्होंने तेलुगु को लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक प्रयास किए। उनके परिवार और दोस्तों के लिए मेरे प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति जी। ये व्यक्तित्व क्यों महत्वपूर्ण हो गए, एक तो उनका कार्य, फिर दूसरा रिकग्निशन। अगर आप इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। दिसंबर 21 ही है ना, ध्यान रखना। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया गया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बहुत ही स्टैटिक प्रकार का प्रश्न है, मैंने उसको करंट से जोड़कर बताया।
परंतु ये पूछा जाता है जी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाएंगे आप लोग? जी सही बात है, इसको मनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा शिलोंग। शिलोंग कहाँ पर है? मेघालय। तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव शुरू हुआ शिलोंग में और इसको वहीं पर मनाया गया। इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल नवंबर माह में मनाया गया था, शिलोंग मेघालय में आयोजित किया गया। ठीक। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दिसंबर की किस तारीख को मनाया गया? सही बात है, यहाँ भी एकदम सही कर रहे हैं आप लोग, 2 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व भर में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।